हेलो स्टूडेंट्स। आज मूवमेंट्स की टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उसके चैप्टर 4 द इन द किंगडम ऑफ फूल्स की समरी के बारे में आपको बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें फूल्स जो मूर्ख होते हैं उनका शासन एक राज्य पे होता था, उनके साथ क्या होता है उस बारे में इसमें पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख होते हैं उनको संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग ही उनको संभाल सकते हैं। जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये पता करना है कि मूर्ख कौन था और उनके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है द किंगडम ऑफ फूल। एक राज्य था और उस राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। उन्होंने क्या नियम बनाया कि जो काम दिन में होने थे वो रात को करेंगे, जो रात को काम होने थे वो दिन में, यानी कि दिन को रात बना दिया और रात को दिन बना दिया। और सभी पब्लिक को या पूरे लोगों को ये बताया गया कि वे रात को खेतों में जाएंगे, रात को अपनी दुकानें खोलेंगे, रात को सारे काम करेंगे और जैसे ही दिन निकलेगा, सूर्य उदय होगा, वैसे ही वे सो जाएंगे। अब लोगों ने डर की वजह से ये काम करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये कहा गया कि अगर कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब आगे क्या होता है, एक गुरु एंड डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक बार एक गुरु और चेले, गुरु और शिष्य उस नगर में या राज्य में आते हैं तो वो देखते हैं कि दिन निकला हुआ है, सुंदर नगर है, नगर बहुत ही सुंदर था, आकर्षक था, लेकिन उन्हें कहीं पे भी कोई नामो निशान किसी भी व्यक्ति का दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि एक चूहा भी इधर से उधर नहीं दौड़ रहा था। पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, शाम तक भी इधर से उधर भटकते रहे। जब जैसे ही दिन ढला और रात होनी शुरू हुई तो जैसा कि नियम था, दुकानें खुलनी शुरू हो गई, लोग अपने काम में लग गए। अब ये जो दोनों थे, गुरु और चेले, ये सुबह से भूखे थे, इधर उधर भटक रहे थे, तो ये दुकान पर गए, उन्होंने सब्जी खरीदी। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि वहां पे हर चीज एक डड्डू में मिल रही थी। चाहे केले लो, चाहे चावल लो, इन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये बड़े खुश हुए क्योंकि यहाँ तो चीज बड़ी सस्ती है, ये जी भरकर चीज खरीद सकते थे। अब इन्होंने ये घर गए, इन्होंने भोजन बनाया और जी भरकर खाया। जब भोजन कर लिया तो उस समय शिष्य तो भोजन आराम से कर रहा था, उसे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन गुरु को उस समय ये महसूस हुआ कि ये जो नगरी है, ये जो राज्य है, ये मूर्खों का राज्य है। तो उसने चेले से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अपने शिष्य से कहा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ठहरना ठीक नहीं है। लेकिन चेले ने गुरु की जो बुद्धिमानी वाली बात थी उसको मानी नहीं और वहां से जाने से इनकार कर दिया। तो गुरु उसको ये कहते हुए कि अब जैसा तुम चाहो ऐसा करो, जो तुम्हारे साथ होगा तुम उसे खुद भुगतना, कहकर वहां से चले गए। जबकि चेला वहीं पे रुका रहा, शिष्य जो था वहीं पे रुका रहा। और उसने क्या किया, चावल, घी, गेहूं, ये सब चीजें खा खाकर अपने आप को पालता रहा और एक बिल्कुल सांड की तरह दिखने लगा, खूब मोटा ताजा वो हो गया। आगे क्या होता है, ए थीव ब्रेक्स इनटू ए मर्चेंट हाउस। एक दिन क्या होता है, एक चोर एक धनी व्यापारी, अमीर व्यापारी के घर कुंभल करने आता है। कुंभल का मतलब होता है दीवार को पीछे से निकाल देना, उसमें थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के चोरी कर लेना। जब वो चोरी कर चुका था, चोरी करने के बाद माल को लेकर जा रहा था, चोरी के माल को, तो वो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वहीं पे वो मर गया। जब वो मर गया तो उस चोर का भाई राजा के पास पहुंचा और वहां शिकायत की कि महाराज, मेरा भाई अपना पुराना काम कर रहा था, जो हमारा पुराना काम है, और जिस घर में वो काम करने गया था वो दीवार उसके ऊपर गिर गई। आप उस व्यक्ति को बुलाइए, उसे दंड दीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए और जो हमारा नुकसान हुआ उसकी पूर्ति कीजिए। तो राजा कहते हैं उस व्यक्ति से, चोर के भाई से, कि तुम्हें न्याय मिलेगा। तो मर्चेंट को बुलाया जाता है और कहता है कि तुमने ऐसी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी कि जो गिर ना सके। तुमने कमजोर दीवार बनवाई है, तुम उसके अपराधी हो, तुमने एक व्यक्ति को मार दिया है, तुम्हें दंड मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। तो मर्चेंट गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये दीवार मैंने नहीं बनाई, मेरे पिता ने बनाई थी, वो मर चुके हैं, लेकिन हाँ मैं उस व्यक्ति को जरूर जानता हूँ जिसने दीवार बनाई थी। तो अब क्या होता है आगे, उसके बाद मर्चेंट को बुला लिया गया। मर्चेंट को बुलाने के बाद क्या होता है, द ब्रिक लेयर इज समन्ड। अब जो दीवार को बनाने वाला था मिस्त्री, उसको बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमने इस
मर्चेंट की दीवार को बनाया था इसके पिता के टाइम पे, वो तुमने कमजोर क्यों बनाई? उसकी वजह से, उसके गिरने की वजह से व्यक्ति मर गया है, तुम उसके अपराधी हो, तुम्हें दंड मिलेगा। तो जब उसे दंड मिलना तय हो गया तो उसे वो गिड़गिड़ाया, कहा कि महाराज पहले मेरी बात सुनिए, ये सही है कि मैंने दीवार बनाई है और ये कमजोर बन गई, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं इस दीवार पर अपना फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं दीवार बना रहा था तो एक ब्यूटीफुल डांसर, सुंदर लड़की जो थी, जो डांस करती थी, वो बार बार इधर से उधर गलियों में चक्कर लगा रही थी, और उसकी जो पायल की छनछनाहट होती थी उसने मेरे मन को विचलित कर दिया। मेरा मन स्थिर नहीं हो पाया और मेरी आंखें स्थिर नहीं हो पाई, मैं उसको देखता रहा। तो इस वजह से मैं दीवार को सही ढंग से नहीं बना पाया। ये सुनकर राजा कहता है अपने मंत्री से कि ये तो मामला और गंभीर होता जा रहा है, इसकी तह तक जाना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि उस डांसर को या उस औरत को बुला के लाया जाए। और वो जो औरत थी वो अब बुढ़िया हो चुकी थी। राजा ने उसको बुलाया, उसे सारी बातें बताई, तो उसके याद आया कि हाँ महाराज ये सही बात है। तो क्या होता है, द डांसर गर्ल इज समन्ड। अब उस डांसर को बुलाया जाता है, तो वो कहते हैं कि हाँ महाराज ये बात सही है कि मैं उस दिन कई बार इधर से उधर गली में गई थी, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने एक सुनार को, गोल्ड स्मिथ को कुछ जेवर बनने के लिए दिए थे। वो गोल्ड स्मिथ बहुत ही आलसी था और दुष्ट था। उसने मेरे समय पर आभूषण नहीं बनाए और मुझे बार बार थोड़ी देर बाद आ जाना, इस तरीके से कहता रहा। इसी वजह से मैं दर्जनों बार इधर से उधर गई और ये मुझे देखकर डिस्टर्ब हुए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने कहा ठीक है, अब हमें उस सुनार को पकड़ के लाना होगा, उससे बुला के लाना होगा जिसने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तो क्या होता है फिर, द गोल्ड स्मिथ इज समन्ड। अब सुनार को बुलाया जाता है। सुनार को कहा जाता है कि क्या तुमने इस औरत को बार बार जो है रास्ते में आने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से ये जो मिस्त्री था ये डिस्टर्ब हुआ अपने काम में, दीवार कमजोर बनी और कमजोर दीवार के गिरने से आदमी मर गया। सुनार ने कहा कि महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये बात सही है कि मैंने इस औरत को उस समय पर दर्जनों बार गली में आने के लिए मजबूर किया, अपने बाहर आने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस वक्त मैं इनके आभूषण नहीं बना पाया टाइम पर, क्योंकि मैं एक धनी व्यापारी के यहाँ पे शादी थी, उसका ऑर्डर पूरा करने में लगा हुआ था। और आप जानते हो कि धनी लोग कितने धैर्यवान होते हैं, अगर उनका समय पर काम ना हो तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा सुनकर राजा ने कहा ठीक है, आप उस धनी व्यापारी को बुला के लाइए जिसके घर शादी थी, जिसकी वजह से आप ऑर्डर बना रहे थे, जो ऑर्डर आपने ले रखा था। तो अब क्या होता है, द रिच मर्चेंट इज समन्ड अगेन। जब उस रिच मर्चेंट को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि ये रिच मर्चेंट जो धनी व्यापारी था जिसने आभूषण बनने के लिए ऑर्डर दिए थे, वो और कोई नहीं था बल्कि वही इंसान था जिसकी दीवार में चोर ने कुंभल किया था, चोरी कर रहा था, वो गिर गई थी। तो राजा समझ गया कि ये व्यक्ति वही है, इसका मतलब असली अपराधी यही है। तो राजा ने अपने मंत्री से डिसाइड किया कि इसको ही दंड दिया जाएगा। वो चिल्लाता रहा लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये दीवार मेरे पिता के टाइम पे बनी थी और मेरे पिता ने ही आभूषण का ऑर्डर दिया था। तो राजा कहता है कि तुम अपने पिता की संपत्ति के वारिस हो, तुमने उनकी सारी संपत्ति को पर अधिकार है, तो उनके सुख दुख पाप और पुण्य पे भी तुम्हारा ही अधिकार है, तुम्हें उसके सहभागी हो, तुम्हें ही दंड मिलेगा। और उसे मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई। अब क्या होता है, द डिसिपल इज इन ट्रबल। अब जो वो चेला था वो मुसीबत में आ जाता है। राजा ने व्यापारी को मृत्युदंड देने की घोषणा की तो एक खूंटी बनाई गई जिस पर उसको टांगना था फांसी देने के लिए। तो वो खूंटी जो थी थोड़ी सी आकार में बड़ी बन गई। अब राजा ने देखा कि जो व्यापारी है उसका तो आकार इतना है नहीं, वो तो हल्के शरीर का है। तो ये फैसला किया गया कि हम एक ऐसे मोटे ताजे व्यक्ति को लाएंगे पकड़ के जो इस खूंटी पर फीटा जाए, उसको टांग देंगे। तो अपने सिपाहियों को राजा भेज देता है और घूमते घूमते वो क्या देखते हैं कि जो ये चेला था जिसने अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त सांड की तरह बना लिया था खा पी कर, उसको पकड़ कर ले चल देते हैं। तो ये कहता है चेला कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो राजा के सिपाही कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन राजा का ऑर्डर है, तुम्हें चलना ही होगा। अब चेले को पकड़कर, शिष्य को पकड़कर राज दरबार में ले आया जाता है और उसे कहा जाता है
कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मोटा ताजा हो और तुम्हें मरना ही होगा। अब चेला मुसीबत में गिर जाता है तो अपने गुरु को याद करता है मदद के लिए। गुरु के पास दिव्य दृष्टि थी, वो देखता है कि उसका चेला या शिष्य मुसीबत में आ गया है लालच के कारण, तो तुरंत ही वहां पर आ जाते हैं। द गुरु ट्रिक टू सेव हिज डिसिपल। अब गुरु ने कौन सी ट्रिक अपनाई इसे चेले को बचाने के लिए? गुरु वहां पे आए दरबार में और उन्होंने चेले को डांटा और फिर धीरे से उसके कान में कुछ कहा और फिर राजा से बोले कि हे बुद्धिमान में बुद्धिमान राजा, आप ये बताइए कि गुरु बड़ा है या चेला? तो राजा कहता है कि गुरु, तो सबसे पहले मुझे यानी कि गुरु को फांसी दी जानी चाहिए, मैं मरना चाहूंगा। ये बात सुनकर चेला समझ जाता है कि इसमें गुरु की ट्रिक है, तो वो कहता है कि नहीं, पहले मैं मरूंगा। तो गुरु और चेले पे लड़ने के आपस में मरने के लिए आपस में झगड़ा हो गया। ये राजा को बड़ा हैरान लगा, तो राजा ने कहा कि तुम आप क्यों मरना चाहते हो? तो गुरु ने कहा कि ये इसमें रहस्य है। तो राजा ने कहा कि मुझे रहस्य बताओ। तो गुरु ने कहा कि अगर मुझे आप ये वचन दो कि मैं ही पहले मरूंगा या आप मुझे पहले ही दंड दोगे तो मैं आपको ये रहस्य बता दूंगा। तो गुरु राजा को अपने नौकर चाकर से अलग ले जाता है ताकि उसकी बात को न सुने और कहता है कि हमने पूरी दुनिया देखी है, हम जगह जगह पर घूमे हैं। आपने जो ये खुंटी बनाई है, ये एक तरीके से ईश्वर की सूली के समान है। जैसा सिस्टम आपके यहाँ है ऐसा पूरे संसार में कहीं नहीं है। तो जो कोई भी इस खुंटी पर लटकेगा या मरेगा, एक तो ये नहीं है, इस पे पहले कोई नहीं, किसी को फांसी नहीं दी गई, तो जो कोई भी इस पे पहले मरेगा वो राजा अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा और जो उसके बाद मरेगा वो मंत्री बनेगा। तो इसीलिए पहले मैं मरना चाहता हूँ, मुझे फांसी दे दीजिए। अब राजा सोच विचार में पड़ जाता है, वह अपने मंत्री से सलाह करता है और फिर कहता है कि मुझे इस पर विचार करना है। तो वो फांसी को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देता है। वो रात को अपने मंत्री से सलाह लेता है कि कहता है कि इससे अच्छा अगर कोई हमारे अगले जन्म में हमारा राज को ले हमारे राज्य का स्वामी हो जाए, इससे अच्छा तो यही है कि हम ही अपने राज्य के स्वामी अगले जन्म में भी बने। तो वे दोनों मरने का फैसला कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब क्या होता है देखिए, द किंग डिसाइड्स टू डाई। अब राजा मरने का फैसला कर लेता है तो वे कारागार में जाते हैं। वहां पे गुरु और चेलों को बांध कर डाल रखा था, उनको वहां से फ्री कर देते हैं और जो उनके जो विश्वास पात्र नौकर थे उनसे सेटिंग करते हैं, गुरु और चेले का भेष बनाते हैं और जो फांसी देने वाले थे उनको ऑर्डर दिया जाता है कि जो पहले व्यक्ति को भेजा जाएगा उसको आपको फांसी देनी है, उसके बाद दूसरे को देनी है। तो ऐसी सेटिंग बनाकर दोनों वहाँ पे बारी बारी से चले जाते हैं और दोनों को फांसी दे दी जाती है। जब अगले दिन उनकी डेड बॉडी को सूली पे से उतारा जाता है कौवे और गिद्ध के खाने के लिए, तो पूरा जो राज्य था वो दुखी था और सभी को शक का नजर था कि ऐसा कैसे हुआ। अब देखिए क्या होता है। द गुरु एंड डिसिपल बिकम किंग एंड मिनिस्टर। उसी समय जब पूरा राज्य दुखी था, सभी को गुरु और शिष्य की याद आती है जो शहर छोड़कर जाने लग रहे थे। तो वहां पे वो गए सभी लोग और उन्होंने उनसे कहा, एक व्यक्ति ने, कि हमें एक राजा की एक मंत्री की जरूरत है, आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। अब शिष्य तो तैयार हो गया, शिष्य को तो कोई चिंता थी नहीं, वो सोच विचार करता नहीं था। लेकिन गुरु को मनाने में काफी समय लगा। गुरु ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर राजा बनूंगा, हमें जो पुराने नियम है उन्हें बदलने का अधिकार होगा और जो हमारे नियम बनाए जाएंगे उनको मानना होगा। तो सभी लोग सहमत हो गए। तो इस तरीके से राजा गुरु बन गए और मंत्री जो उनका शिष्य था वो बन गया और जो पुराने नियम थे वो सारे बदल दिए गए, दिन दिन हो गया और रात रात हो गया। तो इस तरीके से वो फिर और राज्य के समान ही राज्य बन गया।